गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर गुड आफ्टरनून। अभी भी गुड मॉर्निंग ये 1 मिनट बाकी है। सर एडवांस बेटा। कोई बात नहीं, ठीक है यार, जब जागो तब सवेरा, और क्या। तो जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ना अभी, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें ये ऑर्बिट ऑर्बिटल पूरा सब देखेंगे, ठीक है। कहाँ मिल गया आपको ये ऑर्बिट ऑर्बिटल? गुड आफ्टरनून सर। आपने केमिकल बॉन्डिंग में मिला क्या और कहीं मिला? नो सर, सेकंड चैप्टर में ही मिला। सेकंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर? हाँ, क्या लिखा हुआ था? एक मिनट सर। हाँ, hybridization, electronegativity and S character in the hybrid orbital. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो चैप्टर चालू होगा ना केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए उसका मैंने नहीं बताया होगा। सब आ गए क्या? चलिए, स्क्रीन दिख रहा है सबको? पीडीएफ दिख रहा है? देखो, केमिकल बॉन्डिंग ये शॉर्ट नाम है इसका, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो डाउट है किसी को असाइनमेंट में जो दिए थे एनसीईआरटी का? चलिए देखते हैं उसको। हाँ बोलिए, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? तो बेसिक थीम का मतलब क्या होता है ना कि
जो पीरियोडिक टेबल पहली बार बनाया गया था उसका बेस क्या था, मतलब क्या सोच के उसको बनाया गया था, ठीक है। तो बेसिक थीम जो है वो हर किसी के हिसाब से, कॉन्सेप्चुअल के हिसाब से अलग हो सकता है। जैसे यहाँ क्या दिया है मैंने, the basic theme of organization of elements in the periodic table is to classify the elements in periods and groups according to their properties, ठीक है। यहाँ मैंने ये लिखा है, तो आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं कि जो बेसिक थीम है वो बेसिक थीम क्या था, तो सबसे पहली बार एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था उनके एटॉमिक मास के द्वारा, ये इसका बेसिक थीम था। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। स्क्रीन नहीं दिखा, अरे स्क्रीन नहीं दिखता तो इतना बोल देने के बाद क्यों बताते हो, थोड़ा पहले बता दिए, मेरा भी गला नहीं सकेगा। तो अभी दिख रहा है स्क्रीन? देखिए क्या है, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो बेसिक थीम में आप अपने से लिख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है वो अरेंज था उनके एटॉमिक मास के द्वारा, तो वो बेसिक थीम था पीरियोडिक टेबल पहली बार बनाने का। बेसिक थीम का मतलब क्या होता है कि जो बना हुआ चीज है, आप सिर्फ पीरियोडिक टेबल नहीं, आप किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हो कि उसका बेस क्या है, बनाने का तरीका क्या है, उसको हम बेसिक थीम कहते हैं, ठीक है। ये जो आप देखो मोबाइल में भी थीम देखते हो, तो आप क्या करते हैं, थीम के हिसाब से सभी एप्स को अरेंज करते हैं, कौन आपको अच्छा दिख रहा है, इससे हम प्रॉपर्टीज मोबाइल की आराम से खोल सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो एक्चुअली थीम डिनोट करता है। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में बेसिक थीम क्या था, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना और उसको एक तरीके से अरेंज करना, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिक थीम हो गया। और कौन से क्वेश्चन में? थर्टी वन। Question number 31. The first, uh, the first delta HI and the second delta HI, that is ionization enthalpy in kilojoule per mole, and the delta HEG, electron gain enthalpy in kilojoule per mole of a few elements are given below, ठीक है। एलिमेंट है उसका डेल्टा एच आई और ई जी दे रखा है। Which of the above elements is likely to be the least reactive element? The most reactive element, the most reactive non-metal. अब देखो रिएक्टिविटी हम कैसे पता करेंगे कि जो लीस्ट रिएक्टिव कब होगा, मतलब उसको काफी ज्यादा हीट देना पड़ेगा तब जाके वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक। मोस्ट रिएक्टिव कब होगा, जब उसको कम से कम एनर्जी देना हो और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। जैसे आप देखो, आप NaCl मतलब जो घर का नमक है उसको आप पानी में डालते हैं, तो या तो आप उसको स्टीर कीजिए या ना करें तो भी नमक घुलना ही घुलना है। लेकिन उसी जगह पे आप चीनी को डाल दो तो देखो चीनी घुलने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं क्या है कि जो हीट एनर्जी है वाटर का वो काफी है, सफिशियंट है NaCl को तोड़ने के लिए, लेकिन जो हीट एनर्जी है वाटर का वो शुगर को तोड़ने के लिए सफिशियंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चम्मच लेते हैं, उसको घुमाना चालू करते हैं और फ्रिक्शन के वजह से वहां पे हम क्या करते हैं कि हीट जनरेट करते हैं और चीनी को तोड़ के लेते हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, मतलब कम रिएक्टिव कौन होगा जिसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा। मोस्ट रिएक्टिव कौन कौन होगा जिसमें कम से कम एनर्जी देना पड़े और इलेक्ट्रॉन निकल के चला है। उसके बाद मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, उसका भी सेम फंडा है। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल क्या मतलब है कि वैसा नॉन मेटल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, ठीक है, उसको हम कहेंगे मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। जैसे कि हमारा फ्लोरीन, फ्लोरीन का कंडीशन क्या है, वो किसी के साथ भी बॉन्ड फटाक से बनाता है और किसी का भी इलेक्ट्रॉन खींच के लेता है,
ठीक है, हम उसको मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब देखिए सबका यहाँ पे रीजन लिखा है, जैसे फर्स्ट विच द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, एंथैल्पी सॉरी एलिमेंट 5, यहाँ पे देखिए 5 क्या है 2372 5251 प्लस 48, एलिमेंट 5 is likely to be the least reactive element. This is because it has the highest first ionization enthalpy. ठीक है, मतलब क्या है इसका, तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, हमारा पहला यहाँ पे डेल्टा एच आई जो है, डेल्टा एच आई 1 जो है ये हमारा फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में है। डेल्टा एच आई 2 जो है ये हमारा सेकंड कॉलम में चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है ये हमारा थर्ड कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर किसी को कंपेयर करेंगे। तो लिस्ट रिएक्टिव कहाँ आएगा, ये 2372 के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एटम से, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन बना के देखना चाहे, एटम बना के अगर हम देखना चाहे, तो एक सेल आप कोई भी एक आर्बिट्री बना के आप देख सकते हो, 2 सेल 3 4 5, मान लीजिए 5वें सेल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ एनर्जी कितनी लग रही है 2372 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी दिया जा रहा है तब जाके एनर्जी निकल रहा है। तो ये काफी ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, इस वजह से इसको लीस्ट रिएक्टिव में डाला जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब यहाँ पे कैसे, एलिमेंट 2 इज लाइकली टू बी द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एज इट हैज द लोवेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो हम यहाँ पे सबको कंपेयर करते हैं, 520 419 1600 1000 2300 और 738। ठीक है, तो इसमें से सबसे जो कम है वो है 419। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर हमको निकालना है तो हमको हीट कितना देना पड़ रहा है, सिर्फ 419 किलो जूल पर मोल, और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो हम 6 को जब कंपेयर करेंगे उस कंडीशन में हमारा मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा ये 419 वाला। थर्ड क्या है, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो एलिमेंट 3 दिख रहा है, स्क्रीन पीडीएफ दिख रहा है, पीडीएफ सबको दिख रहा है। सबको पीडीएफ दिख रहा है क्या? चलो वापस शेयर करता हूँ, देखिएगा। देखो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं आप लोग का भी जूम प्रॉब्लम कर रहा है क्या, अपने आप गायब हो जाता है क्या? कल से पता नहीं, कल से ही हो रहा मेरा ये। देखिए दिख रहा है अभी आपको पीडीएफ? पीडीएफ दिख रहा है सबको? ठीक है, देखो आदत पता नहीं जूम का प्रॉब्लम है या नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो कल से ही लग रहा है। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा क्लास के बाद वापस। चलिए देखिए क्या है, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, एलिमेंट 3 इज लाइकली टू बी द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल एज इट हैज ए हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो क्या होगा, उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में
जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो ये एक कंडीशन है ये हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है सेकंड में, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम है। ठीक, मतलब हम ये सेकंड कंडीशन जो ऑप्शन है हमारे पास, इसको हम जस्टिफाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आयनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन निकालने में भी एनर्जी कम लग रहा है और इलेक्ट्रॉन उसमें देने में भी एनर्जी कम लग रहा है, जो कि साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं हो सकता। तो मैं एक मिनट, मेरे यहाँ फैन चल रहा है, मैं तो बंद करता हूँ तो देखता हूँ आवाज। ये आवाज क्लियर है क्या? देखो तो आवाज क्लियर है अभी? वो फैन चल रहा था उसकी वजह से लगता आवाज। ठीक है, अभी समझ में आया। देखिए यहाँ पे एक चीज और, मेरे ख्याल से क्वेश्चन अच्छा डी और ई ऑप्शन भी दे रखा है। कुछ क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट है, मैं चेक कर लूंगा वो। ठीक है, ए बी सी तीन ऑप्शन है या आंसर डी और ई है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या नहीं। इसके अलावा और किस क्वेश्चन में डाउट है? ये यहाँ तक समझ में आया? ये तीनों ऑप्शन कैसे हम चेक करते हैं, कैसे देखते हैं? क्वेश्चन 4 या 3.4 और एक कौन सा था? क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 4। Which element, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, which element do you think would have been named by Lawrence Berkeley Laboratory? लॉरेंसियम। ठीक है, देखो जो हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, स्पेशली जो 100 से चालू होता है, ठीक, तो उसमें मैक्सिमम एलिमेंट जो उनके साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है। ठीक है, लॉरेंसियम है, देन सीबोर्गियम है। आप या इस 4th चैप्टर में एक नेमिंग पढ़ेंगे। नेमिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा कि 100 के ऊपर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनका नेमिंग हम कैसे करते हैं। वो एक जनरल नेमिंग है, वो केमिकल नेम के ऊपर नहीं है, क्योंकि वो जितने एलिमेंट्स हैं वो अधिकतर मैन मेड एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो जिन जिन लोगों ने उसे बनाया है उनके नाम पे रखा जाता है। जैसे एलआर है, एग्जांपल है यहाँ पे एलआर, लॉरेंसियम, सीबोर्गियम, ये उसका नाम है सिर्फ। देन क्वेश्चन नंबर 4, on the basis of quantum numbers justify that the 6th period of the periodic table should have 32 elements। ठीक है, should have 32 elements। अभी देखिए हम करेंगे क्या, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड अप करेंगे। जो 6th पीरियड और जो 7th पीरियड है, दोनों में 32 एलिमेंट होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, ठीक, जो आप लिखते थे पहले इस टाइप से, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2, 8, 18, 32 ये हम लिखते थे। ठीक है, आप जो 10th में लिखते थे वो ऐसा है। लेकिन फिर मैंने आपको क्या किया कि ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 8, 8, फिर 18, फिर 18, उसके बाद 32 और फिर से 32।
मतलब ये हमारा फर्स्ट पीरियड, ये हमारा सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और ये सेवंथ पीरियड। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये हमको एक तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताते हैं कि किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स है। अब देखो ये जो 2 लिखा है इसका मतलब क्या है कि 1s1 और एंड 1s2, ठीक। मतलब ये हमको हाइड्रोजन देता है तो ये हमको हीलियम देता है। तो इस हिसाब से हम करते क्या है कि एक पीरियड में हमने कितने एलिमेंट्स रखे हैं, एक और एक 2। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड पीरियड में 8 और थर्ड पीरियड में भी 8। तो जो सिक्स्थ पीरियड है, सिक्स्थ पीरियड में जो एलिमेंट सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किसी भी आप एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आपको निकल के आएगा, ठीक। तो क्या लिखा है, thus 16 orbitals can accommodate a maximum of 32 electrons। तो सिक्स्थ पीरियड में हमको टोटल अवेलेबल ऑर्बिटल्स कितने हैं, 16 ऑर्बिटल्स हैं। और ये 16 ऑर्बिटल्स मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, तो 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ 32 एलिमेंट ही देखने को मिलता है। तो हमारा जो सिक्स्थ पीरियड है और जो सेवेंथ पीरियड है, इन दोनों में हमको मैक्सिमम कितना एलिमेंट्स देखने को मिलेगा, तो 32 एलिमेंट, ठीक। ये इसका जस्टिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और किस क्वेश्चन में डाउट है? What is the significance of the terms isolated gaseous atom and ground state while defining the ionization enthalpy and electron gain enthalpy? अब देखिए एक सिंपल सा चीज देख लीजिए कि या इस चीज को ध्यान रखिए कि कोई भी जब भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है या रिमूव होता है तो वो कभी भी ग्राउंड स्टेट में रिमूव नहीं होता या ग्राउंड स्टेट में एटम्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक। अब जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल ले लो कि आप घर में कोयले को जला रहे हो, कोयला बर्न हो रहा है हमारे पास, तो हम जो कोल लेते हैं वो लेते हैं सॉलिड फॉर्म, ठीक। और हम इसको बर्न करते हैं किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन क्या है हमारा, गैसियस, ठीक। लेकिन लेकिन हमको जो मिल रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस फॉर्म में मिल रहा है, तो गैस के फॉर्म में, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अगर जुड़ रहे हैं तो वो इस तरीके से जुड़ता है, ऐसा बॉन्ड बना के जुड़ता है, ठीक। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग हमको कब देखने को मिल रहा है, तो ये बॉन्डिंग हमको गैसियस फेज में देखने को मिल रहा है, ठीक है। गैसियस फेज में देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ कहते क्या है कि कार्बन जब सॉलिड से गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा तब जाके ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और तब जाके ये ऑक्सीजन के साथ कुछ ना कुछ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम कार्बन के इसी गैसियस अवस्था को रिलेट करता है, ठीक। तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट हो गया, वो ग्राउंड स्टेट हम किसको कहेंगे, तो ग्राउंड स्टेट हम कहेंगे जब ये सॉलिड कार्बन हम लिए हैं, ये हमारा हो जाएगा ग्राउंड स्टेट। मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पे ये कार्बन मतलब कोल हमारा स्टेबल कंडीशन में है और वहां पे कोई रिएक्शंस देखने को हमको नहीं मिलेगा। रिएक्शंस कब देखने को मिलेगा, जब वो थोड़ा हीट एनर्जी ले लेगा, हीट एनर्जी लेने के बाद वो सॉलिड से गैसियस अवस्था में चला आएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है या दे सकता है या फिर वो शेयर कर सकता है। तो उस अवस्था को हम डिनोट करते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम से। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ionization enthalpy is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom। मतलब
जब सॉलिड से, अगर कार्बन लिया है सॉलिड में, हमने कोल लिया है, जब वो सॉलिड से गैसियस अवस्था में चला जाएगा तब जाके एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो एनर्जी एक्चुअल में काम आएगा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। इन इट्स ग्राउंड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाएगा तब जाके वहां से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। Although the atoms are widely separated in the gaseous state, there are some amounts of attractive forces among the atoms. गैसियस स्टेट में क्या होता है कि एटम जो है काफी दूर होते हैं, लेकिन फिर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो सारे मॉलिक्यूल्स को बांधे रखता है। अब जैसे मान लो एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन हमको पता है कि हाइड्रोजन गैसियस अवस्था में होता है, तो एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जुड़ा रहेगा, ठीक, फिर एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, ऐसे जुड़ा रहता है। तो इसमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे हमारा वेन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम आता है, ठीक, यहाँ पे हम पढ़ते हैं हम वेन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी फोर्स के वजह से सभी जो आइसोलेटेड गैसियस एटम्स है, ये सभी एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और तब जाके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, but the force of attraction can be further reduced by lowering the pressure. प्रेशर जैसे जैसे कम हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घटता है। For this reason, the term isolated gaseous atom is used in the definition of ionization enthalpy, और इसी के वजह से ionization enthalpy में हम isolated gaseous atom को डिफाइन करते हैं। Ground state of an atom refers to the most stable state of an atom. ग्राउंड स्टेट में कोई भी रिएक्शन देखने को हमको नहीं मिलेगा। If an isolated gaseous atom is in its ground state, then less amount of energy would be required to remove an electron from it. अगर वो ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट में हमको कम से कम एनर्जी देना होगा उसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। Therefore, for comparison purpose, ionization enthalpy and electron gain enthalpy must be determined for an isolated gaseous atom and its ground state, ठीक है। हम यहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज किया गया है, तो कंपैरिजन पर्पस के लिए हमको क्या करना होगा, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम डिफाइन करना होगा और ग्राउंड स्टेट में डिफाइन करना होगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में दोनों को, आइसोलेटेड गैसियस एटम को दोनों को फर्क दिखाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसमें डाउट है? और किसमें डाउट है? और किस क्वेश्चन में डाउट है? और किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? अरे हाँ है तो लिखिए, नहीं है तो ना लिखिए। बाकी लोगों को, नंदनी रूपम का कुछ नहीं, बाकी लोगों को बुलवा बुलवा के थकवा देता है तो मेरा जो गला है ना वो आप पढ़वाने में काम लगाइए, ठीक है, ऐसे बुलवाने बुलवाने में नहीं। मेरा जो ये एनर्जी है यूटिलाइज करो समझाने के वक्त, एक ही चीज को बार बार बोलना पड़ता है। फटाफट लिखिए, अगर डाउट है तो भी लिखिए, नहीं है तो भी लिखिए।
चलो अब चैप्टर चालू करो, क्या नया चैप्टर? देखिए ये चैप्टर जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आईआईटीज में या नीट में, मेडिकल के एग्जाम्स में कंपलसरी रहता ही रहता है। ठीक है, कंपलसरी होना ही होना है, एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही है उससे। और इस चैप्टर से आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो आपके ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक में काम आएगा, फिजिकल में सब कोई खास काम नहीं। ये चैप्टर फिजिकल का है भी नहीं। ये इसको शॉर्ट में केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, लेकिन इसका जो पूरा नाम है उसको कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस पूरे चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स मतलब एक एटम दूसरे एटम से जब जुड़ता है तो कैसा बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो किस तरीके से होगा, जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे वो ऑर्बिटल्स कैसे देखने को मिलेंगे हमको, ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कैसा होगा, तो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, शेप कैसा होगा, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद जो थ्योरीज इस चैप्टर में दी गई है वो बेसिकली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए दी गई है, मतलब किसी एटम के लिए नहीं दिया गया है। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उस चैप्टर में एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, इस चैप्टर में हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, और कितना ओवरलैपिंग दिखाएगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो सारा कुछ। अब देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। एक एटम को, एक आयंस को या एक मॉलिक्यूल को दूसरे एटम आयन या मॉलिक्यूल से अगर जुड़ना है या बांधे रखना है तो उस चीज में जो फोर्स यूज होता है वो फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड, देन केन शुगर। यहाँ पे देखिए केन शुगर का जो फॉर्मूला है वो शुगर का ही फॉर्मूला होता है C12H12O11। अगर HNO3 हम देखें तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे। An atom possesses its greatest stability when its valence electron shell, that is outer shell, is complete। ठीक है, कोई भी एटम स्टेबल कब होगा, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या यूं कहे तो उसको जितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो कंप्लीट हो जाए। तो द के शेल n is equals to 1 is complete when it contains 2 electrons। मतलब जो हम k l m लिखते हैं, जो k है हमारे पास, l है, देन m n है, तो हमको क्या पता है कि k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। तो जब इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये पूरा स्टेबल है। उसी तरीके से जब l हमारा 8 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये स्टेबल है। जब ये 18 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये स्टेबल है। और जैसे ही ये 32 होगा तो हम कहेंगे कि इसमें आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी स्टेबल है। ठीक है, तो ये जो स्टेबिलिटी है, इस स्टेबिलिटी को कैसे समझा जाता है, इस स्टेबिलिटी को कैसे समझा जाता है उसको पहली बार कोसेल और लेविस नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। कोसेल एंड लेविस, इन दोनों ने मिलकर इस चीज को समझाया था और बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं वो क्या करते हैं, एक रूल फॉलो करते हैं जो है जिसको हम कहेंगे ऑक्टेट रूल। इस रूल में क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट सेल है, ये जो आउटर मोस्ट सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। मतलब एक आउटर मोस्ट सेल की जब हम बात करें तो उसकी स्टेबिलिटी की जब बात करेंगे तो उसमें एकदम बाहर में आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो ये स्टेबल कंडीशन में चला जाएगा
मतलब ना ही ये किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेगा और ना ही ये किसी को इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा रखेगा, ठीक है। जैसा कि हमारा नोबल गैसेस के साथ होता है। नोबल गैसेस में आप देखें तो एक तो हीलियम को अगर हम देखते हैं तो हीलियम में क्या है हमारे पास कि जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो उस तरीके से फुलफिल्ड रहता है, तो ये भी रिएक्शन नहीं दिखाता। उसके बाद अगर हम नियॉन की बात करें, आर्गन की बात करें, तो हर किसी के साथ क्या फंडा है कि उसका 8 का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट है। तो इसको डिफाइन किया था लिविस एंड कोसेल ने और नाम दिया था इसको लिविस ऑक्टेट रूल। बेसिकली इसको लिविस ऑक्टेट रूल के नाम से हम पढ़ते हैं। Then note दिया मैंने यहाँ, the arrangement of electrons in noble gases is the criteria of stability, that is fully filled subcells मतलब NH2 NP6. The atoms of these elements are in a state of great stability and hence do not form compounds and in general are chemically inert। मतलब ये कोई बॉन्ड्स नहीं बनाते, कोई कंपाउंड्स नहीं बनाते और इनको हम केमिकली इनर्ट कहते हैं, मतलब जो रिएक्शंस नहीं देते। लेकिन फिर भी केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री एक्सेप्शंस का पूरा भंडार है। जैसे ज़ेनॉन का हमको प्रोडक्ट देखने को मिलता है, कंपाउंड देखने को मिलता है XeF4, देन XeOF4, ये सबको देखने को मिलेगा, XeF2 देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब जो नोबल गैस है अभी तक ज़ेनॉन और क्रिप्टन का, इनको हम फ्लोरीन के साथ ही जुड़ते हुए देखे हैं, ठीक है। बाकी हीलियम, नियॉन, आर्गन जो है इनका अभी तक प्रोडक्ट हमको या कंपाउंड भी कहिए, कंपाउंड हमको अभी तक नहीं मिला है। तो ये जो है ये एक्सेप्शनल केसेस है। और आपको एक चीज बता दें कि इसमें ये जो भी मैंने अभी यहाँ पे कंपाउंड लिखा है ये काफी इम्पोर्टेंट है फॉर हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम में, स्पेशली इन IITs या मेडिकल का तो पता नहीं, ध्यान नहीं मुझे, लेकिन IITs में ये कई बार पूछा गया है कि XeF4 का इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है कि हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट, हाँ क्या फ्रेंड्स? हाँ सर वही हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे। अरे पढ़ाऊंगा आपको, इस चैप्टर में है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, तो फिलहाल मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि नोबल गैसेस जो है वो भी कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को जब पढ़ाऊंगा तो आप ध्यान से सुनेंगे, जो क्वेश्चन दूंगा उससे आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास लिविस सिंबल। अभी लिविस सिंबल होता क्या है? तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, जो भी एलिमेंट्स है उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उसका अरेंजमेंट इन्होंने दिया था। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम कैसे लेंगे? तो किसी भी एलिमेंट को आप उठाइए, किसी भी एलिमेंट को उठाइए और इसके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 और 1 देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह लीजिए। तो इसको हम डिनोट करेंगे एक डॉट के साथ। जैसे यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन को एक डॉट से डिनोट किया गया है, देन हीलियम को 2 डॉट से डिनोट किया गया है, इसका दो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। देन लिथियम को 1 से डिनोट किया गया है क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको 4 डॉट से डिनोट किया जाता है। तो ये इसको हम कहते हैं लिविस सिंबल फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल।